हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंस एडू शॉर्ट। आज का जो लेक्चर होगा वो क्लास 9th चैप्टर जो 9 था हमारे पे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके ऊपर बेस्ड होगा। उस पर इसके जो लेक्चर नोट्स होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम पे सबसे पहले बात आती है फोर्स। फोर्स क्या होती है? आप पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी पर लगाया गया धक्का, मतलब किसी भी बॉडी पर पुश करना किसी बॉडी को या पुल करना, दैट इज अ फोर्स। मान लिया हमारे पे वॉच है, इस वॉच को मैं पुश करूं, दैट इज फोर्स जो कि मेरे द्वारा एग्जर्ट हुई है। अगर इसी ही बॉडी को, मतलब वॉच को अगर मैं खींचूं, पुल करूं, ये भी फोर्स है भाई। तो फोर्स क्या होती है? अब पुश धक्का देना या पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब फोर्स कैन नॉट बी सीन। जो फोर्स होती है वो दिखाई नहीं देती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है वेक्टर सम को, एंड इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ऐसा यूनिट की बात करूं तो न्यूटन इसकी ऐसा यूनिट होती है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इट कैन बी जज बाय द इफेक्ट। जो फोर्स होती है ना उसको हम कैसे जज कर सकते हैं आपको पता है? इफेक्ट से, जो कि ये प्रोड्यूस करेगा। अब इफेक्ट देख लेते हैं वो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। मूव ए रेस्ट बॉडी, मतलब कोई बॉडी रुकी हुई है उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लो, आपके पास आप चल रहे हो और चलते चलते नीचे एक फुटबॉल दिखाई दे जाए आपको, तो वही फुटबॉलर वाली फील आ जाएगी। आपने ये किक मारा फटाक से, अब वो क्या, वो इतनी तेज उड़ने लगी। मतलब कहने का, रेस्ट में थी वो बॉडी और आपने क्या करा, उसको मूव करा दिया, तो उस पर क्या लगा? फोर्स लगा। इससे हमने क्या करा? जज करा। किससे जज करा? इफेक्ट से। और वो इफेक्ट क्या हुआ? मूव ए रेस्ट बॉडी। इसके बाद जो आता है स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब मान लिया वो बॉडी चलते, जो फुटबॉल आपने किक करा था, अब वो चलते चलते रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन भी काम आ रहा है। तो इससे हमने ये भी जज कर पाया कि स्टॉप ए मूविंग बॉडी को, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो स्टॉप हो जाएगी बाय द इफेक्ट। ये इफेक्ट है इसका। चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। आपको पता है, मान लिया कि आप चढ़ाई पे चढ़े और आपने क्या हुआ, एक साइकिल वाले को धक्का दे दिया वहीं से। उसकी स्पीड कुछ और थी, जब वो ऊपर आया उसकी स्पीड कुछ और थी, और जब उसने आपने धक्का दिया उसकी स्पीड तो बढ़ी गई। तो ये क्या है? चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब फोर्स लगाने से चेंज द स्पीड चेंज हो गई। तो ये क्या हो रहा है? फोर्स की इफेक्ट है ये, फोर्स का। तो इसको हम क्या करते हैं? जज करते हैं। अब आता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। अब क्या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मान लिया आपने टेनिस तो खेला होगा, बैडमिंटन। अब वहां से चिड़िया जो चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी आई और आपने ये बैडमिंटन मारा पटाख से। अब उसका क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गई। कैसे हुई? आपने फोर्स लगाया। तो यही फोर्स होता है जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको जज करते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ये क्या है? इनके इफेक्ट है फोर्स के। यदि हम फोर्स के टाइप्स की बात करें तो फोर्स दो तरीके के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो एफ नेट होता है वो 0 होता है। मतलब जितनी भी फोर्स लगेंगी सब बराबर होती हैं। जैसे मान लिया ये एक बॉक्स है, ये क्या है? बॉक्स है। और ये देखो बाहुबली। अब बाहुबली क्या कर रहे हैं? यहाँ पर धक्का लगा रहे हैं भाई साहब। ये धक्का लगा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ आर पुश, ये इनका क्या है? पुश है। ये क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। अब यहां से तो भाई लग गया फ्रिक्शन, यहां से क्या लग गया? फ्रिक्शन लग गया। और ऊपर से क्या आ गया भाई? ऊपर से तो रिएक्शन आ गई। जो कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। अब नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। तो इसमें जो ओवरऑल जितनी भी फोर्स लगेंगी सब बराबर है, इसलिए हमने बोल दिया एफ नेट बराबर 0। ठीक है, ये तो था बैलेंस्ड फोर्स। अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, तो ये तो है भाई एक बॉक्स। अच्छा, उस कंडीशन में क्या होगा फिर?
क्या वो बॉक्स हिलेगा या नहीं हिलेगा, कमेंट करके जरूर बताना। अब ये क्या है, एक मान लिया ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉय है, किंडर जॉय टॉय, ठीक है। अब यहाँ कौन है भाई, ये बाहुबली से, ओ ये इन्होंने लगाया अपना बुश, रहने दो, इसमें बहुत इसने धक्का दे दिया, अब इसको पुल करवाते हैं भाई, अब तो खींच। तो ये हमारा किंडर जॉय है, ये रहा, और ये रहा ये, ठीक है। यहाँ से क्या करा, पुल करा, खींचा भाई। अच्छा फिर यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। अच्छा ऊपर कौन सा लगेगा, रिएक्शन, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और नीचे लगेगी ग्रेविटी। अभी इस कंडीशन में देखेंगे क्या कि इसका जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा किससे, फ्रिक्शन से। देखो दो कंडीशन देखना, ग्रेविटी ने इसको बराबर कर दिया ग्रेविटी ने इसको बराबर कर दिया, बट फ्रिक्शन इसको बराबर नहीं कर पाया। इस बार जो फ्रिक्शन का फोर्स था वो लेस देन था किसका, इस पुल का। जो फोर्स लगाया किसने, मैन ने लगाया, समझे। तो दो कंडीशन आ सकती हैं, यदि मैन का फोर्स ज्यादा है, इस लड़के का जिसने ये पुल कर रहा है, अगर ये फोर्स ज्यादा हुआ फ्रिक्शन से तो ये बॉडी मूव करेगी। अगर इसका जो पुल का फोर्स है वो कम हुआ फ्रिक्शन से तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। समझ आई बात। अच्छा अब उस वाले कंडीशन में क्या हुआ, जब वो लगा रहा था फोर्स, पुश कर रहा था उस बॉक्स को, क्या वो हिलेगा, क्या वो आगे बढ़ेगा, कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब, मुझे आपका वेट है। ये रिमेंबर पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि बैलेंस्ड फोर्स के लिए अगर नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट रेस्ट बॉडी पर अगर लगता है नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, देन वो बॉडी कैसी रहेगी, हमेशा रेस्ट पोजीशन रहेगी। क्यों कि बैलेंस्ड फोर्स अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, एफ नेट बराबर 0, मतलब जितनी भी फोर्स लगेंगी सारी क्या होंगी, बराबर होंगी, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगी, बराबर लग रहे होंगे। नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में, अगर उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा होगा तो वो बॉडी कैसी होगी, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में होगी। बाय बैलेंस फोर्स के द्वारा रेस्ट वाली बॉडी मोशन में नहीं आ सकती, कभी मोशन वाली बॉडी कभी रेस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि एफ नेट बराबर 0, जितनी भी फोर्स लगेंगी सारी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, देन एफ नेट बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम अनबैलेंस्ड के लिए बात करें, अनबैलेंस्ड की बात करें तो वो रेस्ट को मोशन में ला सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ नेट बराबर नॉट 0, ये 0 नहीं होता है, मैंने बताया है। अगर मोशन वाला होगा तो उसे किसे कहाँ ला देगा, रेस्ट में ला देगा, क्योंकि सारी फोर्स इक्वल एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं। जो कोई रेस्ट में होगा उसको मोशन में ला सकता है, कोई मोशन में होगा उसे रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। अच्छा और इम्पोर्टेंट बात, ये रेस्ट है तो मोशन में ला सकती है और मोशन से रेस्ट में ला सकती है। अगर मैं कहूँ कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर उसे मोशन में लाना है तो उसको करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ये बॉडी है, ये मैन है, बाहुबली जी हमारे भाई साहब यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रही है, क्यों फ्रिक्शन भी लग रही है, तो ये वाली फोर्स जो पुश वाली फोर्स है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए फ्रिक्शन वाली फोर्स से, जब भी ये क्या करेगा, मूव करेगा। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो ये मूव नहीं करेगा। यदि अब हम इसमें देखें तो आता है लॉज ऑफ मोशन, जो कि किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने दिया था, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, एंड नो फोर्स एक्टिंग ऑन देम, उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो फोर्स ऑफ एयर हो, कोई भी फोर्स नहीं लग रही है उस टाइम, जब ये बोलते हैं देन तब
द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फोर्स मूविंग फॉर एवर। मतलब यदि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो हमेशा जिंदगी भर मूव ही करता रहेगा। ये कहना किसका है? गैलीलियो गैलीली का। बट प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन लगती है, हमेशा फोर्स ऑफ एयर लगती है। कुछ केस होंगे जिसमें ना लगे, बट हमेशा फ्रिक्शन भी लगती है, हमेशा फोर्स ऑफ एयर भी हर किसी एक्सटर्नल फोर्स की तरह लगती है। देन दैट इज नॉट प्रूव्ड एज अ प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, बट हाँ दैट इज राइट। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई भी नहीं लग रही है, इसका मतलब क्या है? ना कोई फोर्स लगेगी ना वो रुकेगा। क्यों? इसीलिए ये प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, दैट इज नॉट प्रूव्ड एज अ प्रैक्टिकली। ठीक है, ओके। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या डिस्क्राइब करते हैं? मोशन ऑफ द बॉडीज। न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? मोशन ऑफ द बॉडीज। अगर इसके फर्स्ट लॉ की बात करें, एनी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, विद अ कांस्टेंट स्पीड, विद अ यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म मोशन के साथ। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, तब तक वो बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में ही रहेगी। अगर आपको एग्जांपल की बात बताऊं, मान लो आप बस में बैठे हो, बस चल नहीं रही है और आप भी बैठे हो उसमें, और अचानक से बस जब चलती है आप पीछे की ओर धकेलते हो, है ना? बस चल रही है ऐसा और आप ऐसे पीछे की ओर धक्का देते हो, आप पे लगता है। क्यों? क्योंकि बस भी क्या थी? रेस्ट में थी और आप भी रेस्ट में थे। बस मोशन में आई बट आप तो रेस्ट में थे ना। फिर आपको क्या लगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जिससे आप भी क्या हुए? क्या हुए भाई? आप भाई एक्सटर्नल फोर्स लगी तो क्या हुआ? आप चेंज हुआ नहीं हुआ? आप में मोशन में आए नहीं आए? अच्छा, मान लो आप बस चल रही है और बस ड्राइवर जैसे ब्रेक मारे, क्या होता है? आगे की ओर झुक जाते हो। क्यों? यही रीजन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से। समझे? तो वो मोशन में थी, जैसे ही रेस्ट में आई, बट आप मोशन पे उस टाइम आप मोशन में थे। आपके मोशन की वजह से उसका जो मोशन था वो रेस्ट में बदल गया। फिर जाके आपको क्या लगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसकी वजह से आप आगे झुक गए। समझे? ये तो था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा फर्स्ट लॉ। अब देखेंगे हम इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, वो प्रॉपर्टी बॉडी की दैट रेजिस्ट द चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती है चेंज को, मोशन से रेस्ट में आने से और रेस्ट से मोशन में आने से। मतलब रेजिस्ट किसको करते हैं? रेजिस्ट मतलब होता है रोकना। किसको रोकती है? रेस्ट से मोशन में आने से और मोशन से रेस्ट में आने से क्या करती है? रोकती है, रेजिस्ट करती है। अच्छा, तो जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। अगर बॉडी का मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, अगर बॉडी का मास कम तो इनर्शिया कम। इसीलिए नोट कर लो इसको, रिमेंबर हमेशा रखना, हैवी ऑब्जेक्ट, जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका ज़्यादा इनर्शिया होता है देन लाइटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको एक कमेंट करना है कि फुटबॉल का इनर्शिया ज़्यादा होता है या स्टोन का इनर्शिया। कमेंट जरूर करना है इसको। अभी पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? द क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन, तो क्वांटिटी ऑफ द मोशन इन
ए बॉडी मतलब जो बॉडी का जो मोशन है, किसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, बॉडी की मोशन की क्वांटिटी, विच डिपेंड्स ऑन, जो कि किस किस पे डिपेंड्स होती है, मास, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या कहोगे, द क्वांटिटी ऑफ द बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इन ए बॉडी विच डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये क्या होता है मोमेंटम, वो क्वांटिटी होती है बॉडी के मोशन की जो डिपेंड करती है किस किस पर, बॉडी के मास पर एंड वेलोसिटी, बॉडी के वेलोसिटी पर। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। अच्छा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम मोमेंटम को डिनोट करते हैं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से। अच्छा, हाँ जी, और मास को डिनोट करते हैं हम M से। अच्छा, और वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, अच्छा बताइए आप। तो हम कहेंगे भाई हम तो V से डिनोट करेंगे। तुमने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ। अब देखो मोमेंटम क्या हुआ, P बराबर mv हुआ, नहीं हुआ, दैट इज अ फॉर्मूला। ये क्या है, फार्मूला है भाई साहब, फार्मूला रट लो इसको, रटो मत, समझो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये किसका प्रोडक्ट है, मास का एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है भाई, P हो गया, मास M हो गया, वेलोसिटी V हो गया। भाई प्रोडक्ट मैंने बताया था ना मल्टीप्लिकेशन होता है, तो किसका मल्टीप्लिकेशन है, mv, P इक्वल्स टू mv। क्यों, अच्छा एक दो बात और है, जितने भी मूविंग बॉडी है वो उन सब में क्या होता है, मोमेंटम, उन सब में क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्यों, मान लो अगर किसी का, देखो किसी भी बॉडी का मास 0 तो हो नहीं सकता है। क्यों, क्या मैं कह नहीं सकता जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m के, अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। एंड वेलोसिटी पे बोल दूं, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी कम। क्यों भाई, चेक कर लो। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं भाई लॉजिक लगाओ, मोमेंटम कब 0 हो सकता है, मैंने क्या कहा, मूविंग बॉडी, मतलब अगर मूविंग बॉडी है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, भले थोड़ा थोड़ा भी मूव कर रही है, एक शॉर्ट टाइम मतलब थोड़ा थोड़ा भी मूव कर रही है, तो कुछ वेलोसिटी है, 0 तो नहीं हो सकता ना। वही केस यहाँ पर है, अगर वेलोसिटी 0 नहीं है मूविंग बॉडी की, देन मोमेंटम इज नॉट 0। हाँ, याद आया आपको, अगर ये रेस्ट में हुआ तो एक स्पेशल केस क्या बनता है, रेस्ट का। आपको कमेंट करके बताना है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। देखो इतना तो है कि उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा, बट आपको ये चेक करने के बताना है कि उसका मोमेंटम क्या होगा यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है, कमेंट करना। तो 2-3 बात नोट करने वाली बात क्या है कि जो मोमेंटम होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट पता है, अगर यूनिट याद मत रखो, किसी की यूनिट निकालो। कैसे भाई, मैंने देखा था P इक्वल्स टू mv होता, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट ऑफ मास क्या होगी, kg, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1
P बराबर 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से क्या हुआ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया इसकी यूनिट करेंगे हम, वो करेंगे सेकेंड लॉ। तो ये क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोबारा सुनो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है ना, वहां पर वो क्या है, द फोर्स अप्लाइड, मतलब जहां फोर्स अप्लाई हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहां पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ये चीज। अच्छा, द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द फोर्स अप्लाइड, मतलब जहां पर चेंज, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना उस डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है। दोबारा सुनो, द चेंज टेक्स प्लेस इन द फोर्स अप्लाइड, कहाँ चेंज होगा, किसका, चेंज इन मोमेंटम का, कहाँ पर चेंज होगा, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जहां पर फोर्स अप्लाई होगा। दोबारा कान खोल के, दोनों कान खोल लो और ढंग से सुनो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उस डायरेक्शन में ही चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना बात क्लियर है। अच्छा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये क्या आ जाता है हमारे पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी, डेल्टा एक का साइन होता है मतलब चेंज, जिसको हम फाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट, जिसको हम महसूस कर सकते हैं और काउंटेबल होते हैं जो, इसलिए डेल्टा पी लगा दिया मैंने। ठीक है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा फटाफट नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक। मैं क्या बोल सकता हूँ, एम वी फाइनल मोमेंटम, ये मत बताओ डेल्टा पी क्या होगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्यों फाइनल क्या होगा यहाँ पर, एम वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी नहीं रहेगी। यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल। ठीक है, तो एम यू क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम की जगह एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम की जगह एम यू डिवाइड बाय टी टाइम टेकन के लिए, और किसके बराबर था ये, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था। क्यों, अच्छा तो एफ बराबर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, देखो एम तो दोनों का कॉमन आ जाएगा क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं, एम कॉमन आ गया, तो वी माइनस यू डिवाइड बाय टी। तुमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी होगी, ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मैं, ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या बोल सकता हूँ, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम ए के। अब एफ बराबर, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, तो एफ बराबर क्या है, के एम ए, के क्या है, कांस्टेंट है, इत्तेफाक से यहाँ पर के की वैल्यू 1 आ जाती है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पे एफ बराबर एम ए, क्या आ जाता है, एफ बराबर एम ए। नोट कर लेना, देखो यहाँ पर 2-3 बार नोट करो कि एफ बराबर एम ए है, क्या मैं ए बराबर एफ अपॉन एम लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। इससे दो बात कंक्लूड होती हैं कि ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एफ के, और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम के। इतनी बार समझ आती है, इसको रिमेंबर कर लेना, इन बातों को रिमेंबर। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मास के, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, तो क्या कहोगे,
एक्टिंग ऑन 1 kg मास, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है किस पे, 1 kg मास पे, जो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मतलब अगर कहता है डिफाइन 1 न्यूटन, तो क्या कहोगे कि 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, जो कि उस बॉडी का मास क्या होता है 1 kg, एंड वो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर ma, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा 1 न्यूटन। अब हमें पढ़ना है न्यूटन का थर्ड लॉ। ये कहता है हमसे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल मतलब बराबर एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मान लो ये है वॉल, ये है ब्लैक बोर्ड, ये है मेरा घूसा, मैंने मारा, इस पे फोर्स लगा मेरे हाथ का, एंड इसने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मारा मेरे हाथ पर। दैट इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं, हाउ डू वी वॉक, ये किस में आ जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ में आ जाएगा। ठीक है, गन वाला केस आ जाएगा, गन को मैंने चलाया क्यों, तो वेलोसिटी के साथ तो बुलेट गई और उसने कुछ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे मारा। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन आ जाएगा, रॉकेट वाला खेल आ जाएगा। ये सारे क्या हैं, इनके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, यही हमारे पे न्यूटन्स का थर्ड। हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कहता है हमसे व्हेन टू बॉडीज, जब कोई दो बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, एक दूसरे से क्या करती हैं, एक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, देन देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब इनका टोटल जो मोमेंटम बनेगा ना उस टाइम, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और टोटल मिला के जो लफड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, मोमेंटम का कांस्टेंट, प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल एक्टिंग। तुम्हें बस एक काम करना पड़ेगा, जब ये दोनों एक्ट होंगे ना दो बॉडीज, इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। समझ रहे हो, हाँ जी समझना आप। तो प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम रहेगा। इतनी समझ आती है बात। अच्छा, अब एक बार देख लो थोड़ा बहुत। ये मान लो एक बॉडी m है, m1, ठीक है, ये यहाँ गई u1 वेलोसिटी के साथ। अच्छा, एक ये बॉडी है m2, ये इधर को आई u2 वेलोसिटी के साथ और m2 मास है इसका। ठीक है, आप दोनों क्या हुआ, इन दोनों का कॉलिजन हुआ, कॉलिड हुए दोनों m2 और m1। ठीक है, तो यहाँ जाके क्या हुआ कि जो m1 था ये इधर को भाग गया, जब दोनों टकराए तो दोनों क्या हुए, ऐसे हुए बॉम्बार्ड हुए, फिर एकदम पीछे उठ गए। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी v2, मास वही रहेगा इनका m1 m2। अब चेक करो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है हमने चेक करा था mv, इसका क्या हुआ m1 u1, इसका m2 u2। अच्छा, अब इसका चेक करो m1 v1, इसका m2 v2। अब हमने क्या देखा था कि कॉलिजन के बाद जब एक दूसरे पे एक्ट होंगे, इसके बाद टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम ये वाला है, तो मैं क्या बोल दूँ कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर फाइनल मोमेंटम m2 m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट वाला चीज है ये। अच्छा, अब इसमें थोड़ी बहुत कलाकारी और भी कर सकता हूँ कि m1 u1 है, इसको इधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा m1 v1,
और ये वाला इधर भेज दो, बराबर m2v2 माइनस m2u2, m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 बराबर m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2। ठीक है, ये हिसाब रहेगा हमारा, इसको रिमेंबर कर लेना, रिमेंबर, और इसको भी रिमेंबर कर लेना। ठीक है, क्या देखा, m1 m2 मास थे, बॉम्बार्ड हुए दोनों की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, और इसके बाद दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागे m1 v1 v2 के साथ, तो इसका मोमेंटम हुआ m1 u1, इसका m2 u2, m1 v1 m2 v2, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये किस पे बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ठीक, चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम इनके ऊपर। मान लो मेरे पे एक मास है 10 kg का, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इसका निकालना क्या है, हमें बोल दिया कि मोमेंटम निकालो इसका, तो हमें पता है ये m है, ये v है, ये क्या हो जाएगा mv, मास कितना 10 इंटू वेलोसिटी कितनी 20, तो कितना हुआ 200 kg मीटर पर सेकेंड। क्या यही हुआ ना। अब देखो बात को समझो, अभी एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्लड एक ब्लड है ऑफ मास 20 ग्राम, एक ब्लड है जिसका मास कितना 20 ग्राम है, फायर्ड हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, फायर कर रही है विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। देखो इतना मुझे पता चल गया, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या, ये बोल सकता हूँ क्या, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 बराबर प्लस m2 v2। ओहो, क्या मैं इसको लगाऊं, देखो भाई इतना याद रखो, 20 ग्राम है, ऐसा यूनिट ऑफ इसका मास केजी होता भाई साहब, तो ग्राम को किस में बदलना पड़ेगा, m1 बराबर 20 ग्राम बराबर 0.02 kg हो गया। वेलोसिटी कितनी है, u1 कितना है, u कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पिस्टल की मास कितना है, m2 कितना है, m2 है भाई 2 kg में दे रखा है, वेरी गुड, इसमें तो बदलने नहीं पड़ेगा। अब v हमें दे नहीं रखा, तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ मैं, 0.02 मल्टीप्लाई 150 बराबर 2 kg 2 मल्टीप्लाई वेलोसिटी, इसको मान लिया x। क्यों, अब यहाँ x आया तो ये क्या हो गया 0.01। ठीक है, अब ये 0 मल्टीप्लाई 15, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ 20 ग्राम की जगह क्या लो, 40 ग्राम लो। ठीक है, इसका मास बुलेट का, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 300 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, कितनी होगी 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी आपको बतानी है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कमेंट करना है मुझे इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आपके ये चैप्टर खत्म हो जाता है, फिनिश होता है यहीं पर। इसका जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल रहे होंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।